नमस्कार। मुंशी प्रेमचंद की कालजयी रचना दो बैलों की कथा के इस खास विश्लेषण में हम एक बेहद दिलचस्प सफर पे निकलने वाले हैं। पहली नजर में देखने पर ना ये हीरा और मोती नाम के दो बैलों की एक बड़ी ही साधारण सी कहानी लग सकती है, लेकिन जैसे जैसे हम इसकी परतों को खोलते हैं एक बहुत ही गहरा अर्थ सामने आता है। आज की हमारी इस चर्चा का लक्ष्य उसी अर्थ को समझना है। हम देखेंगे कि कैसे ये उत्कृष्ट रचना असल में अटूट मित्रता, अथक संघर्ष और आज़ादी की चाहत का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। तो बिना कोई समय बर्बाद किए सीधे इस शानदार कहानी में गोता लगाते हैं। कहानी की भावनात्मक गहराई को महसूस करने के लिए जरा मोती के इस मार्मिक कथन पर गौर कीजिए। संकट की घड़ी है, अपनी जान बचाने का पूरा मौका है। लेकिन मोती आंखों में आंसू भरकर अपने दोस्त हीरा से क्या कहता है? मुझे इतना स्वार्थी समझते हो? सच मानिए ये केवल एक डायलॉग नहीं है, ये वफादारी और निष्ठा की वो मजबूत नींव है जिस पर पूरी की पूरी कहानी टिकी हुई है। ये एक ऐसा अटूट बंधन है जो हर चुनौती से टकराने के लिए पूरी तरह तैयार है। चलिए पूरे उत्साह के साथ इसके और गहरे मायने समझते हैं। महान साहित्यकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने एक बार कहा था कि गद्य वास्तव में जीवन के संघर्ष की भाषा है, और प्रेमचंद जी का ये गद्य ये किसी साधारण जीवन का नहीं बल्कि सीधे सीधे अस्तित्व और आज़ादी के लिए लड़े जाने वाले संग्राम का एक जीता जागता दस्तावेज है। इस कहानी के जरिए इंसान और समाज के सबसे मुश्किल मनोभावों को बड़ी ही खूबसूरती से सामने रखा गया है। कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद खूबसूरत और सीधे साधे ग्रामीण दृश्य से। यहाँ इंसान और जानवरों के बीच के उस गहरे प्रेम को दिखाया गया है जिसे शब्दों में पिरोना मुश्किल है। किसान झूरी अपने दोनों बैलों हीरा और मोती को जानवरों की तरह नहीं बल्कि बिल्कुल अपने बच्चों की तरह प्यार करता है। जब भी वो झूरी उन्हें देखता है खुशी से गदगद हो जाता है, दौड़कर उन्हें गले लगा लेता है। उनका माथा चूमना, उन्हें प्रेम से पुचकारना, यही तो इस कथा का वो इमोशनल सेंटर है जो हमें कहानी से जोड़े रखता है। मतलब ये केवल मालिक और जानवर का रिश्ता नहीं है बल्कि एक परिवार होने का एहसास है। अब हमारा ध्यान इंसान और जानवर के प्रेम से हटकर इन दो जानवरों की अपनी जटिल दोस्ती की तरफ जाता है। हमारी चर्चा का अगला हिस्सा है मुख्य पात्र, विपरीत लेकिन पूरक स्वभाव। अगर झूरी के प्रेम से थोड़ा आगे बढ़कर देखें तो समझ आता है कि हीरा और मोती केवल खेत जोतने वाले बैल नहीं हैं। वे दो बिल्कुल अलग अलग शख्सियतें हैं। इन दोनों दोस्तों का स्वभाव एक दूसरे से एकदम विपरीत है। एक तरफ है हीरा जो बेहद धैर्यवान, शांत और सहनशील है, और दूसरी तरफ है मोती, थोड़ा गुस्सैल, आक्रामक और व्यवस्था से टकराने वाला बागी। जरा उस किस्से को याद कीजिए जब मोती गुस्से में आकर गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहता है, लेकिन हीरा अपनी समझदारी और सहनशीलता से उस गाड़ी को संभाल लेता है। सच कहें तो ये विपरीत स्वभाव ही है जो उनकी जोड़ी को इतना अजेय और खास बनाता है। और ये तस्वीर उस बात को बिल्कुल सटीक तरीके से दर्शाती है। इतने अलग स्वभाव के होने के बावजूद उन दोनों के बीच गजब की एकता है। वे दोनों एक मूक भाषा में बात करते हैं, मतलब बिना एक शब्द बोले ही वे एक दूसरे के दिल की बात समझ लेते हैं। ये मौन समझ और एक दूसरे का साथ देने की भावना ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है जो उन्हें आगे आने वाली हर मुश्किल से बाहर निकालने वाली है। खैर, अब कहानी एक बहुत ही अंधकारमय और चुनौतीपूर्ण दौर में प्रवेश करती है। ये हिस्सा है संघर्ष, परीक्षा, कैद और अटूट निष्ठा का। अपने आरामदायक घर से दूर अब हीरा और मोती को कई अमानवीय परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। इसी सिलसिले में उन्हें कांजी हाउस में बंद कर दिया जाता है। आसान भाषा में कहें तो ये लावारिस पशुओं की एक जेल थी, और यहीं से उनकी असली परीक्षा शुरू होती है। कांजी हाउस का माहौल बेहद डरावना है, चारों तरफ घुप अंधेरा और भूख। लेकिन इस भयानक कैद में भी मोती हार नहीं मानता। आधी रात को भी वो बेचैनी से अपनी रस्सी तोड़ने की कोशिश करता रहता है। बाड़े में गधे जैसे और भी जानवर हैं, लेकिन वो इतने डरे हुए हैं कि भागने का सोच भी नहीं सकते। मोती की ये छटपटाहट असल में आज़ादी के लिए तड़पती उस आत्मा का प्रतीक है जो डर के साए में जी रहे बाकी कैदियों से एकदम अलग है। और यहीं पर कहानी अपने सबसे बड़े इमोशनल क्लाइमैक्स पर पहुंचती है, जब मोती अपनी रस्सी तोड़ने में नाकाम रहता है और हीरा मोटी रस्सियों से बंधा हुआ बिल्कुल असहाय पड़ा होता है। तब हीरा एक बेहद निस्वार्थ बात कहता है। वो मोती से जिद करता है कि वो उसे वहीं छोड़ दे और अपनी जान बचाकर भाग जाए। सोचिए, अपने साथी की खातिर अपनी आज़ादी और अपनी जिंदगी तक कुर्बान कर देने की ये कितनी चरम भावना है।
लेकिन क्या मोती ऐसा करता है? बिल्कुल नहीं। शुरुआत में हमने मोती के जो मार्मिक शब्द सुने थे, उन्हें यहाँ याद करना बहुत जरूरी है। आंखों में आंसू भरकर मोती अपने दोस्त को उस हाल में छोड़कर जाने से साफ इनकार कर देता है। उसके लिए विपत्ति में अपने मित्र का साथ छोड़ना दुनिया का सबसे बड़ा स्वार्थ है। इतने बड़े संकट की इस घड़ी में उनकी यह एकता इस कहानी के सबसे मजबूत संदेश को हमारे सामने लाती है। अब यहाँ जो चीज़ सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है वो ये है कि कहानी सिर्फ सतह पर नहीं चल रही। हीरा और मोती का ये संघर्ष केवल दो बैलों का अपनी जान बचाने का संघर्ष नहीं है। ये एक बहुत बड़े रूपकात्मक सवाल की ओर इशारा करता है। आखिर आज़ादी की कीमत क्या है, और क्या ये बिना किसी कठोर संघर्ष के कभी भी हासिल की जा सकती है? और यहीं पर मुंशी प्रेमचंद जी की असली लेखनी का जादू सामने आता है। हम पहुंच गए हैं इसके सबसे अहम हिस्से पर, छिपी हुई परत, स्वतंत्रता का एक रूपक यानी एलिगरी। जब हम इस रूपक की परतों को छीलना शुरू करते हैं तो पता चलता है कि भाई, ये तो केवल खेत के जानवरों की कहानी है ही नहीं, इसके पीछे एक बहुत ही गहरा ऐतिहासिक और राजनीतिक सच छिपा हुआ है। इसे समझने के लिए हमें 1930 के दशक के उस दौर में जाना होगा जब भारत पर अंग्रेजी हुकूमत का दमनकारी शासन चल रहा था। पूरे देश में लोग अलग अलग तरीकों से इस शासन का विरोध कर रहे थे। प्रेमचंद जी जैसे महान लेखक उस वक्त चुपचाप बैठकर तमाशा नहीं देख रहे थे। वे अपने साहित्य को एक शक्तिशाली हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे थे ताकि आम जनता के दिलों में आज़ादी की आग जलाई जा सके। अगर हम इन समानताओं को जोड़कर देखें तो सब कुछ एकदम साफ हो जाता है। बैलों का जुल्म के आगे सिर झुकाने से इनकार करना असल में अंग्रेजी ताकतों के खिलाफ भारतीयों के प्रतिरोध को दर्शाता है। हीरा और मोती यहाँ भारत की उस आम जनता का चेहरा है जो हर जुल्म सहकर भी आज़ादी का सपना देखना नहीं छोड़ती। वो कांजी हौज उस दमनकारी जेल व्यवस्था का प्रतीक है जहाँ हमारे आज़ादी के दीवानों को कैद किया जाता था। और सबसे बड़ी बात, ये कहानी ये साबित करती है कि आपसी एकता और सहयोग के बिना आज़ादी के रास्ते पर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। प्रेमचंद जी की शैली की एक और बहुत कमाल की बात देखिए। उन्होंने अपनी इस बात को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए पंचतंत्र और हितोपदेश जैसी हमारी पुरानी और पारंपरिक कथा शैलियों का सहारा लिया। उन्होंने जानवरों की एक बहुत ही सरल सी नैतिक कहानी के भीतर राजनीतिक प्रतिरोध के बीज बो दिए। सच में ये कलम की वो ताकत है जो एक छोटे से विचार को जन्म देती है और फिर वो विचार एक विशाल जीवंत पेड़ की तरह पूरे समाज में फैल जाता है। इन तमाम प्रतीकों और ऐतिहासिक अर्थों को समझने के बाद आइए अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, स्थायी विरासत, कि आखिर ये कहानी आज भी हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। तो इस पूरी चर्चा से जो सबसे बड़ा सबक निकलकर आता है वो एकदम स्पष्ट है। सच्ची आज़ादी कभी भी प्लेट में सजकर नहीं मिलती। इसके लिए निरंतर और बार बार संघर्ष करना ही पड़ता है। इसके लिए अपार धैर्य चाहिए और चाहिए कभी न टूटने वाली एकता। हीरा और मोती ने हमें यही सिखाया है कि रास्ते में चाहे कितनी भी बार हार मिले, आज़ादी की वो लौ कभी बुझनी नहीं चाहिए। तो आज के इस विश्लेषण को हम एक बहुत ही अहम सवाल के साथ यहीं विराम देते हैं। जरा सोचिए, आज़ादी की लड़ाई क्या केवल इतिहास की किताबों तक सीमित है? बिल्कुल नहीं। आज के इस आधुनिक समय में हमारे आसपास भी ऐसे कई रूपकात्मक कांजी हौस मौजूद हो सकते हैं। तो फिर आज की इन व्यवस्थागत बाधाओं के खिलाफ खड़े होने वाले वो सच्चे हीरा और मोती कौन हैं? और वो कौन सी आज़ादियां हैं जिनके लिए आज भी हमें उसी तरह के निरंतर संघर्ष की ज़रूरत है? इस सवाल को अपने जहन में रखिएगा। इस सफ़र में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।